सिद्धांत के अनुसार जीन में परिवर्तन के फलस्वरूप विभिन्नताएं प्रकट होती है, इन्हीं के कारण नए जीव का अस्तित्व प्रकट होता है। ये चीज़ ध्यान रहेगा। यहाँ पे एक चीज़ हमने देखा, जीन में परिवर्तन, जीन में परिवर्तन को क्या कहते हैं? डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया कि जीन में परिवर्तन को क्या कहते हैं? हम लोग इसको उत्परिवर्तन कहते हैं। हेलो एवरीवन, ऑनलाइन स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू सीरीज, जिसमें हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ उस टॉपिक को। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले बायोलॉजी को ही, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न एग्जाम्स में बायोलॉजी से पूछ जाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे बायोलॉजी को कवर करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। और इस सीरीज में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए मैं कोई टॉपिक लेता हूँ तो उस टॉपिक से क्या क्या चीज़ें आपको जाननी चाहिए, क्या क्या चीज़ें एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, उस चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, वैसे तो आपके पास पूरी बुक पड़ी हुई है, बुक पढ़ करके आप पूरा रट्टा मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस सीरीज में सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट जानने को मिलेगा कि हाँ, अगर इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक से हमें क्या क्या चीज़ें जाननी है, क्या क्या एग्जाम्स में पूछा जाएगा। ठीक है, यानी एक तरह से कह सकते हैं शॉर्ट नोट्स की तरह हम लोग इस चीज़ों को कवर करेंगे। क्लियर? तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले बायोलॉजी में परिचय और साथ ही साथ जीवों की उत्पत्ति, जो सिद्धांत दिए गए थे उन सभी सिद्धांतों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है और इस सीरीज़ के साथ बनने के लिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर की सारी वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजी, जो कि डे आज 1 है। बायोलॉजी में हम लोग डे 1 स्टार्ट कर रहे हैं। बायोलॉजी जो कि 2 शाखाओं में विभाजित होती है। डेफिनेशन देने की मुझे जरूरत तो नहीं पड़ेगी, आप लोगों को पता होगा कि बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवधारियों के प्रयोगात्मक अध्ययन या फिर कह सकते हैं जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं। बेसिकली इसको 2 शाखाओं में विभाजित किया जाता है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं एक तो जंतु विज्ञान और दूसरा पढ़ते हैं वनस्पति विज्ञान। ठीक है, यही आपका 2 मेन इंपॉर्टेंट इसमें होता है। और अगर हम बात करें जैसे बायोलॉजी जो शब्द हुआ, जो जीव विज्ञान शब्द हुआ, तो इसको सबसे पहले दिया किसने था? लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। लैमार्क और ट्रेविरेनस ने जो कि दिया था, ट्रेविरेनस ने 1802 में। ये देखिए पहला पॉइंट एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो आप ये सब देखते हैं, ये ग्रीक भाषा से लिया गया। किस भाषा से? ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है आपका बायोलॉजी, जिसमें आपका पहला होता है बायो, जिसको हम कहते हैं जीवन, जिसका अर्थ होता है ग्रीक भाषा में जीवन, और एक होता है लोगस यानी कि अध्ययन। टोटल मिलाकर के बायोलॉजी को इसके कहा जाता है, इसका अर्थ निकलता है जीवन का अध्ययन यानी कि बायोलॉजी। ठीक है, तो अब इसके बाद हम बात करेंगे इसमें कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। जीवन की उत्पत्ति के अंतर्गत जो सिद्धांत दिए गए, अब हम इसमें बात करेंगे कि जीवन की उत्पत्ति से संबंधित जो वो सिद्धांत दिए गए, जैसे कि सबसे आपका पहला लैमार्कवाद आता है, डार्विनवाद आता है, उत्परिवर्तन आता है। तो इन सभी चीज़ों को भी देखने वाले हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ जाने से पहले हम इस चीज़ों को देखते हैं। जैसे कि देखिए, चिकित्सा विज्ञान का जनक, ये जो 3 चीज़ें आप देख रहे हैं, ये एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछा जाता है आपको कि चिकित्सा विज्ञान के जनक किसे माना जाता है, वनस्पति विज्ञान के जनक किसे माना जाता है, और जंतु विज्ञान के जनक किसे माना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि चिकित्सा विज्ञान के जनक के रूप में हम लोग किसे जानते हैं? हिपोक्रेटस को। ठीक है, हिपोक्रेटस एकदम वीवीआई पॉइंट्स है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद है कि वनस्पति विज्ञान के जनक किसे जाना जाता है? वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में हम लोग थियोफ्रेस्टस को जानते हैं, जिनकी पुस्तक, इन्होंने इस पुस्तक में एक पुस्तक लिखा था, इन्होंने हिस्टोरिया प्लांटोरम। ठीक है, हिस्टोरिया प्लांटोरम करके एक पुस्तक लिखा था। इसी पुस्तक में सबसे पहले इन्होंने करीब 500 से ज़्यादा पादपों के बारे में बताया था। वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में इनको जाना जाता है, थियोफ्रेस्टस को। ये ध्यान रहेगा, थियोफ्रेस्टस, राइट। उसके बाद क्या है कि जंतु विज्ञान के जनक के रूप में हम लोग अरस्तु को जानते हैं। लेकिन अगर जंतु विज्ञान का जनक इन्हें जाना था, लेकिन जंतु विज्ञान जो शब्द दिया गया था, जो विज्ञान शब्द दिया गया था, वो उन्होंने किसने दिया था? बायोलॉजी जो शब्द दिया था लैमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया था 1802 में। इस चीज़ को ध्यान रहेगा। लेकिन जंतु विज्ञान के जनक के रूप में हम लोग अरस्तु को जानते हैं। तो ये 3 चीज़ आपको सबसे पहले याद होना चाहिए अच्छे तरीके से, क्योंकि एग्जाम्स में पहले अगर इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है तो यही आपका प्रश्न बनता है। उसके बाद यहाँ पे कि जीवन उत्पत्ति के सिद्धांत, जैसे सबसे पहले हम देखेंगे लैमार्कवाद। इसमें क्या है कि लैमार्कवाद के अनुसार, यानी लैमार्कवाद में अपनी पुस्तक, लैमार्क ने अपनी पुस्तक फिलॉसफी, ध्यान दीजिएगा, फिलॉसफी जूलॉजिक,
ये पूछा जा सकता है कि फिलॉसफी जूलॉजी पुस्तक किसकी है, तो लेमार्क की है। इन्होंने जीवन की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। किस पुस्तक में, इस पुस्तक में। यानी प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि लेमार्क ने अपनी किस पुस्तक में जीवन से उत्पत्ति सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, तो फिलॉसफी जूलॉजिक में, राइट। और अब यहाँ पे देखिए कि लेमार्क का सिद्धांत लेमार्कवाद कहलाता है। जो लेमार्क ने सिद्धांत दिया था उसी को लेमार्कवाद कहते हैं। और इसका अध्ययन हम 3 चरणों में करते हैं। यानी लेमार्कवाद का जो सिद्धांत है इसके 3 चरणों में इसका अध्ययन किया जाता है। पहला चीज़ यहाँ पे देखिए कि वातावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव। यानी कि वातावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव का मतलब ये हुआ कि जीवों पर वातावरणीय प्रभाव का सीधा प्रभाव पड़ता है। जीवों पर वातावरणीय प्रभाव का सीधा प्रभाव पड़ता है। इसके फलस्वरूप जीवधारियों के अंगों का विकास होता है। इसके फलस्वरूप जीवधारियों के अंगों का विकास होता है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ पे मेंशन किया गया। यानी कि वातावरण का जो प्रत्यक्ष प्रभाव आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जीवों पर वातावरणीय प्रभाव का सीधा प्रभाव पड़ता है और इसके फलस्वरूप जीवधारियों का अंगों का विकास होता है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये हमारा बनता है कि अंगों की उपयोगिता और अनुपयोगिता। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वातावरण में कुछ जीव ऐसे होते हैं, यानी कि कुछ जीव अंगों का अधिक उपयोग करते हैं और कुछ अंगों का कम उपयोग करते हैं। और सिंपल सी बात है कि जिस अंग का उपयोग ज़्यादा करेंगे उस अंग का विकास ज़्यादा होगा और जिसका उपयोग कम करेंगे उसका जो कि विकास कम होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिखा गया यही चीज़ कि वातावरण में कुछ जीव कुछ अंगों का अधिक उपयोग करते हैं, कुछ का कम करते हैं। अधिक उपयोग अधिक विकास करता है और इसी तरह से कम उपयोग कम विकास होगा। तो अंगों की उपयोगिता तथा अनुपयोगिता ये भी एक सिद्धांत के अंतर्गत था। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये था कि उपार्जित गुणों की वंशागति। इसमें यह कहा गया है कि जीवों द्वारा उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है। इसके कारण नई नई जातियों का प्रादुर्भाव यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक नया वर्ड आपको दिख रहा होगा। प्रादुर्भाव का मतलब होता है जन्म या फिर उत्पत्ति, ये कहते हैं। यानी कि उपार्जित गुणों की वंशानुगति के आधार पर नए नई जीवों की उत्पत्ति होती है, जन्म होती है। तो ये भी इसके अंतर्गत है, इनके सिद्धांत के अंतर्गत। तो यानी कि लेमार्कवाद को पूछा जा सकता है कि लेमार्कवाद के सिद्धांतों को कितने चरणों में अध्ययन किया जाता है, तो 3 चरणों में अध्ययन किया जाता है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इसका जो MCQ होगा हम आपको अपने पेड कोर्सेज में वहाँ पे आपको MCQ फॉर्मेट में करा देंगे ताकि आपका रिवीजन्स हो जाए। यहाँ पे हम लोग यूट्यूब पे जो कि आपका इस तरह से थ्योरी चलेगा, थ्योरी को समझिएगा, पढ़िएगा और आपको क्वेश्चंस खुद से बनाना होगा। तो नोट्स के फॉर्मेट में आप 1 लाइनर फॉर्म में क्वेश्चंस बनाएंगे, राइट। लेकिन हम आपको MCQ कहाँ पर कराएंगे, तो MCQ आपको कराया जाएगा अपने कोर्सेज में। तो आप वहाँ पर ज्वाइन हुए हैं तो अच्छी बात है, नहीं ज्वाइन हुए तो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आज ऑफर का लास्ट डे है। 199 रुपये में आपको कोर्स मिल रहा है। तो जल्दी से जाइए कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशंस की लिंक दी गई है। बिहार SSC 3rd CGL वाला कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, उसी में सारी चीज़ें आपको मिलेगी। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें देखेंगे डार्विनवाद और उत्परिवर्तन का सिद्धांत। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे बात करेंगे अब नेक्स्ट पॉइंट, जैसे कि डार्विनवाद और उसके बाद हम यहाँ पे एक और देखेंगे उत्परिवर्तनवाद। दोनों से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। जैसे डार्विनवाद के अंतर्गत क्या है, डार्विनवाद में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे जानना है कि डार्विन ने अपनी एक पुस्तक का नाम था इनका ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने इसी पुस्तक में प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था। प्राकृतिक वर्ण या फिर इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत। डायरेक्ट क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है कि प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये सिद्धांत डार्विन ने ही दिया था डार्विनवाद के अंतर्गत, यानी अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में। ये चीज़ याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर पूछा गया। अगर आप SSC के कैंडिडेट होंगे, SSC के पेपर आपने दिया होगा, तो आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा GK GS के पोर्सन में। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि कोई भी जीव, यानी कि प्राकृतिक जो वर्ण आप सिद्धांत देख रहे हैं, इसमें अंतर्गत कहा जाता है कि कोई भी जीव किसी वातावरण में तभी जीवित रह सकता है जब वह स्वयं को वातावरण के अनुसार अनुकूलित कर लेता है। यानी जाहिर सी बात है कि अगर आपको इस अनुकूल में रहना, यानी इस वातावरण में रहना है, तो आपको खुद को इसके अनुसार ढालना पड़ेगा, तभी आप जीवित रह सकते हैं। तो ये सिद्धांत था किसके अनुसार, प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत के अनुसार था कि कोई भी जीव किसी भी वातावरण में तभी जीवित रह सकता है जब वह स्वयं को वातावरण के अनुसार अनुकूलित कर लेता है। ये सभी पॉइंट्स आपको कब काम आएगा,
जब आप कथन वाले क्वेश्चंस को लगाएंगे। जैसे कि अभी हाल ही में ग्रुप डी एग्जाम्स में भी पूछा जा रहा था, ग्रुप डी एग्जाम्स भी साइंस के कुछ क्वेश्चंस जो थे वो आपको डायरेक्ट पूछा जा रहा था कथन से कि इनमें से बताइए कौन सा गलत है। तो अगर आपको मान लीजिए कि डार्विनवाद के संबंध में पूछा है कि डार्विनवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तब वहाँ पर आपको ये चीज़ काम आएगा कि हाँ इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें थी जो सही करना है हमें। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है कि किसी भी जाति के दो प्राणी किसी ना किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ये भी डार्विनवाद के सिद्धांत के अंतर्गत यानी प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत के अनुसार एक बात कही गई है कि किसी भी जाति के दो प्राणी को अगर हम लेते हैं तो किसी ना किसी रूप में एक दूसरे से वो भिन्न होते ही होते हैं। ये भी इसी के अंतर्गत है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि भोजन तथा आवास की सीमित मात्रा के कारण जीवों में संघर्ष होता है। और संघर्ष में जीता कौन है भाई? जो सामर्थ्य होगा, जो बलवान होगा, जिसमें ताकत होगी वो जीतता है। यानी डार्विन के अनुसार सामर्थ्यवान जीव संघर्ष में सफल होते हैं, संघर्ष में जीतते हैं। किस कारण से होता है? तो भोजन और आवास के कारण, कि खाने की सीमित मात्रा हो, रहने की सीमित मात्रा हो, तब जीवों में क्या होता है? संघर्ष होता है। और इसमें जीतते कौन है? जो सामर्थ्यवान होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जिसमें कैपेसिटी होती है वो जीतते हैं। एक इसके बाद आता है आपका नव डार्विनवाद, ठीक है, नव डार्विनवाद सिद्धांत। इसमें क्या है कि इस सिद्धांत के अनुसार जीन में परिवर्तन के फलस्वरूप विभिन्नताएं प्रकट होती है, इन्हीं के कारण नए जीव का अस्तित्व प्रकट होता है। ये चीज़ ध्यान रहेगा। यहाँ पे एक चीज़ हमने देखा, जीन में परिवर्तन को क्या कहते हैं? डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया कि जीन में परिवर्तन को क्या कहते हैं? हम लोग इसको उत्परिवर्तन कहते हैं। जीन में परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा जाता है और इसके फलस्वरूप विभिन्नताएं प्रकट होती है और इन्हीं के कारण नए जीव का अस्तित्व प्रकट होता है। ये चीज़ याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जीन में परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। और थर्ड पॉइंट आता है यहीं से निकल करके उत्परिवर्तनवाद, ठीक है, उत्परिवर्तनवाद। सबसे पहला प्रश्न जो कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्परिवर्तनवाद से पूछा जाता है कि इसकी खोज जो है या फिर इस सिद्धांत को किसने दिया था? तो एच.डी. व्रीज हमने अधिकतर पढ़ा है। कहीं कहीं एच.डी. व्रीज लिखता है, कहीं कहीं एच.डी. व्राइज लिखता है। तो आप बस इसको याद रखिए एच.डी. व्रीज करके, ठीक है। इनका पूरा नाम हुगो डी व्राइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे इसके अंतर्गत क्या कहा जाता है कि उत्परिवर्तन अनिश्चित होते हैं। ये किसी एक अंग विशेष में अथवा अनेक अंगों में एक साथ उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी एक ही अंग में जिनका परिवर्तन हो, ये अलग अलग अंगों में, अनेक अंगों में भी परिवर्तन हो सकता है। यही आपका उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत होता है। ये कोई निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होते हैं। सभी जीव जातियों में उत्परिवर्तन की प्राकृति जो कि प्रवृत्ति होती है, यानी प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। सभी जीव जातियों में, ऐसा नहीं कि किसी खास में ही होता है कि इसमें उत्परिवर्तन होगा नहीं होगा। सभी जीव जातियों में उत्परिवर्तन के लक्षण प्राकृतिक तरीके से देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि प्रकृति के विभिन्न सदस्यों में, ध्यान दीजिएगा कि जाति के विभिन्न सदस्यों में उत्परिवर्तन भिन्न होता है। यानी कि अलग अलग जाति में अलग अलग तरीके से उत्परिवर्तन देखने को मिलता है। किसी में कम, किसी में ज़्यादा, किसी में ऐसा होता है कि जाति तो उसी का है, लेकिन क्या होता है ना कि उतना परिवर्तन हो जाता है, उत्परिवर्तन हो जाता है कि वो एक अलग प्रजाति के रूप में देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि किसी में कम होता है, किसी में अलग होता है, लेकिन सभी में अलग अलग देखने को मिलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक से हमने इन सभी चीज़ों को कवर किया। उम्मीद करते हैं कि आज का ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह से हम लोग आगे भी अलग अलग टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए इस तरह की रोजाना न्यू वीडियोस देखने के लिए। तो हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।